So today's topic of lecture is history of psychology and इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो आज हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे। तो एक बार हम डेफिनेशंस देख लेते हैं साइकोलॉजी की कि किस तरीके से साइकोलॉजी को डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 डेफिनेशन दी गई हैं। तो फर्स्ट है psychology is a scientific discipline that studies mental states and processes and behavior in human and other animals। यानी कि मनोविज्ञान एक ऐसी साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसमें ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स के मानसिक स्थिति, उनकी मानसिक प्रक्रियाओं और उनके व्यवहार को स्टडी किया जाता है। सेकंड डेफिनेशन, the scientific study of the way the human mind works and how it influences behavior or the influence of a particular person's personality on their behavior। It means साइकोलॉजी या मनोविज्ञान एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जिसमें कि ह्यूमन का माइंड किस तरीके से काम करता है और उसके माइंड का उसके बिहेवियर पर क्या इफेक्ट होता है या किस तरीके से उसका माइंड उसके बिहेवियर को या व्यवहार को प्रभावित करता है, इस चीज का अध्ययन किया जाता है। और इसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, उसके व्यवहार को किस तरीके से प्रभावित करता है, इस चीज का अध्ययन भी साइकोलॉजी या मनोविज्ञान में किया जाता है। And third definition है the study of the mind and mental processes, especially in relation to behavior, is known as psychology। तो जो साइकोलॉजी है वो किसी भी ह्यूमन के माइंड और मेंटल प्रोसेसेस यानी कि माइंड और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है और इसमें भी स्पेशली व्यवहार से संबंधित जो मानसिक क्रियाएं होती हैं किसी भी व्यक्ति की, उसका अध्ययन करना साइकोलॉजी या मनोविज्ञान कहलाता है। तो मेनली इसमें आपको जो है वो 2 चीजें मेनली याद रखनी है आपको कि साइकोलॉजी जो है वो एक ऐसा साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसमें कि हम किसी भी व्यक्ति, ह्यूमन और इवन एनिमल्स का भी, ह्यूमन और एनिमल के मेंटल प्रोसेसेस और उसके बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। तो फर्स्ट है बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले जब साइकोलॉजी की हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग की जब हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी फिलोसफी का ही एक पार्ट था और फिजियोलॉजी के कुछ एक अध्ययनों में या रिसर्चेस में भी साइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता था। ठीक है। While psychology didn't emerge as the separate discipline until the late 1800s, its earliest history can be tracked back to the time of the early Greeks। तो late 1800 तक साइकोलॉजी एक अलग डिसिप्लिन या अलग एक सब्जेक्ट नहीं था, इसको फिलोसफी के अंदर ही स्टडी किया जाता था। और जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने बहुत जगह पर अपनी फिलोसफी के बारे में उन्होंने जो चीजें लिखी उसी के अंदर साइकोलॉजी को उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो डिफाइन किया या फिलोसफी के साथ ही साइकोलॉजी को लेकर जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने इसके ऊपर काम किया। During the 17th century, the French philosopher René Descartes introduced the idea of dualism, which asserted that the mind and body were 2 entities that interact to form the human experience। तो 17th century में एक फ्रेंच फिलोसोफर थे रेने डिस्कार्टस नाम के, उन्होंने ड्यूअलिज्म का आइडिया दिया और इस आइडिया के अकॉर्डिंग उन्होंने ये माना कि किसी भी पर्सन की माइंड और बॉडी जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके और हमारा जो एक्सपीरियंस होता है उसको बनाती है। यानी कि हमारा माइंड और बॉडी साथ में काम, वैसे दोनों अलग अलग चीजें होती हैं हमारी माइंड एंड बॉडी, बट जब वो इंटरेक्ट करते हैं
तो ह्यूमन एक्सपीरियंस बनता है, यानी हम जो फील करते हैं, हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारी माइंड और बॉडी का इंटरेक्शन है। तो इसी को आइडिया ऑफ डुअलिज्म का नाम दिया गया था। Many other issues still debated by psychologists today, such as the relative contribution of nature versus nurture, are rooted in these early philosophical traditions. तो अभी रिसेंटली जो नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर हम लेकर चलते हैं जेनेटिक, नेचर मीन्स जेनेटिक कॉजेस जो होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स, नर्चर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कहा जाता है। तो आजकल जो डिबेट होती है रिसर्चेस में कि जेनेटिक फैक्टर्स ज्यादा प्रभावित करते हैं हमारे बिहेवियर को या एनवायरमेंटल फैक्टर ज्यादा प्रभावित करते हैं हमारे बिहेवियर को, ये चीज कहीं ना कहीं बिल्कुल स्टार्टिंग में जो फिलोसफर्स थे, मेनली ग्रीक फिलोसफर्स, उन्होंने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था अपने अध्ययनों में, और उन्हीं का काम जो है अभी रिसेंट जो साइकोलॉजी में हम रिसर्च कर रहे हैं, वो उन्हीं फिलोसफर्स का काम ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। So what makes psychology different from philosophy? While early philosophers relied on methods such as observation and logic, today's psychologists utilize scientific methodologies to study and draw conclusions about human thought and behavior. तो अब किस फिलोसफी से साइकोलॉजी किस तरीके से अलग है, क्या चीज है जो साइकोलॉजी को फिलोसफी से अलग बनाती है? सबसे मेन चीज है कि जो अर्ली फिलोसफर्स थे वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन मेथड और लॉजिक के ऊपर बेस्ड रहते थे। उनकी जो स्टडीज थी वो प्रत्यक्षण के ऊपर, यानी देखने पर, वो क्या देख रहे हैं, और अपने लॉजिक जो वो लगाते थे उनके ऊपर बेस्ड रहती थी। जबकि साइकोलॉजी जो है या साइकोलॉजिस्ट जो काम करते हैं वो अभी साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं अपना अध्ययन करने के लिए, और ह्यूमन थॉट्स और बिहेवियर के ऊपर कोई भी कंक्लूजन देने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है जो साइकोलॉजी को फिलोसफी से अलग बनाता है। Physiology also contributed to psychology's eventual emergence as a scientific discipline. Early physiological research on the brain and behavior had a dramatic impact on psychology, ultimately contributing to applying scientific methodologies to the study of human thought and behavior. तो अब हमने बात करी थी फिलोसफी की, तो फिलोसफी के साथ साथ फिजियोलॉजी में किस तरीके से साइकोलॉजी को साथ लेकर चला गया वो बात हो रही है यहाँ पर। तो फिजियोलॉजी ने भी साइकोलॉजी के एमर्जेंस में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। जो अर्ली फिजियोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजी की फील्ड में जो लोग काम करते थे, उनकी जो रिसर्च होती थी ब्रेन से रिलेटेड, तो ब्रेन से रिलेटेड अपनी रिसर्चेज में वो क्या करते थे, ब्रेन में डिसफंक्शन या डिफेक्ट होने का असर बिहेवियर के ऊपर स्टडी करते थे। तो जहां ब्रेन एंड बिहेवियर की बात आ गई, बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं, इट मींस हम साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिजियोलॉजी ने भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया साइकोलॉजी के एमर्जेंस में, ठीक है। तो धीरे धीरे जो मतलब फिजियोलॉजिस्ट जो भी फिजियोलॉजिस्ट थे, धीरे धीरे उन्होंने ब्रेन और बिहेवियर के ऊपर जैसे जैसे काम करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे साइकोलॉजी का फील्ड उभर कर सामने आया। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन माइंड को स्टडी करने के लिए, बिहेवियर को स्टडी करने के लिए और हायर मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया जाता है। देन है साइकोलॉजी एमर्जेस एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, कि कब साइकोलॉजी एक बिल्कुल अलग डिसिप्लिन के रूप में उभर कर सामने आई। ड्यूरिंग द मिड 1800s, a German physiologist named Wilhelm Wundt was using scientific research method to investigate reaction times. तो मिड 1800 के समय में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था विल्हेल्म वुंड। वो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे थे रिएक्शन टाइम को स्टडी करने के लिए, ठीक है, कि किसी भी स्टिमुलस को देखकर, किसी भी उद्दीपक को देखकर किस तरीके से रिएक्ट करता है कोई व्यक्ति, इसके ऊपर वो अध्ययन कर रहे थे,
His book published in 1873, Principles of Physiological Psychology, outlined many of the major connections between the science of physiology and the study of human thought and behavior. तो 1873 में विल्हेम वुंड की एक बुक उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो इस बुक में उन्होंने फिजियोलॉजी के साइंस और ह्यूमन सोच और व्यवहार के रिलेशन के रूप में या इनके कनेक्शन के रूप में मेनली उन्होंने अपनी इस बुक में काम किया। तो यहीं से साइकोलॉजी को एक अलग डिसिप्लिन के रूप में माना जाने लगा। He later opened the world's first psychology lab in 1879 at the University of Leipzig. This event is generally considered the official start of psychology as a separate and distinct scientific discipline. तो जो विल्हेम वुंड थे, उन्होंने वर्ल्ड की सबसे पहली साइकोलॉजी की लैब 1879 में यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग में जर्मनी में एस्टैब्लिश की थी। और इसी इवेंट को यानी जर्मनी में लिप्जिग शहर में विल्हेम वुंड ने 1879 में फर्स्ट लेबोरेटरी साइकोलॉजी के एस्टैब्लिश करने को ही साइकोलॉजी का ऑफिशियल स्टार्ट माना जाता है, एक अलग डिसिप्लिन के रूप में, और इसके साथ साथ एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में भी इसकी स्टार्टिंग तभी से मानी जाती है। He perceived the subject as the study of human consciousness and sought to apply experimental methods to study internal mental processes. तो उन्होंने क्या किया, जो विल्हेम वुंड थे, उन्होंने ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी कि मनुष्य के चेतन मन का उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज किए व्यक्तियों की आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं को अध्ययन करने के लिए। ठीक है, उनकी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उनका अध्ययन करने के लिए विल्हेम वुंड ने एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज किया। While his use at a process known as introspection is seen as unreliable and unscientific today, his early work in psychology helped set the stage of future experimental methods. हालांकि उन्होंने जो मेथड यूज किया था इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस और कॉन्शियसनेस को स्टडी करने के लिए या चेतना और आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए, उसका नाम था इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड के नाम से जाना जाता था। तो अभी प्रेजेंट डे में इंट्रोस्पेक्शन मेथड को अनसाइंटिफिक माना जाता है और अनरिलायबल माना जाता है, यानी कि उसको रिलायबल नहीं माना जाता। लेकिन उस टाइम पर उस मेथड की वजह से, उस मेथड ने फ्यूचर एक्सपेरिमेंटल मेथड को एक स्टेज दिया, यानी कि उसके बेस पर आगे धीरे धीरे और फर्दर साइंटिफिक रिसर्चेस हुए और प्रेजेंट डे में जो साइकोलॉजी का एक साइंटिफिक फॉर्म हमें देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं विल्हेम वुंड की वजह से ही है। इसके बाद हमारे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में ही आते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें मेनली डिफरेंट स्कूल्स आपके बताए गए हैं। तो यहाँ स्कूल से मतलब है कि एक पर्टिकुलर थिंकिंग और एक पर्टिकुलर सोच अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की। अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे साइकोलॉजी डेवलप होती गई वैसे वैसे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो नए नए आते गए। कुछ फिजियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने साइकोलॉजी के फील्ड में काम किया, कुछ न्यूरोलॉजिस्ट थे उन्होंने साइकोलॉजी के फील्ड में काम किया। तो इस तरीके से जितने भी लोगों ने साइकोलॉजी के फील्ड में काम किया तो उन सब लोगों के विचार अलग थे साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी को स्टडी करने की उनका जो नजरिया था या उनकी जो थिंकिंग थी या उनके जो अपने उनकी सोच थी वो डिफरेंट थी। तो इनके बेस पर अलग अलग स्कूल्स बन गए, यानी एक पर्टिकुलर स्कूल में एक तरह की सोच रखने वाले या एक पर्टिकुलर एरिया में साइकोलॉजी के फील्ड में स्टडीज करने वाले लोग एक स्कूल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्कूल था उसका नाम है स्ट्रक्चरलिज्म।
संरचनावाद भी इसको कहा जाता है, स्ट्रक्चर से बना हुआ है, स्ट्रक्चरलिज्म, संरचना से बना हुआ है संरचनावाद, ठीक है। सेकंड जो स्कूल हमारा है वो है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म इसको कार्यवाद भी कहा जाता है या प्रकार्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। फंक्शन से बना हुआ है फंक्शनलिज्म, कार्यवाद। एंड नेक्स्ट है साइको एनालिटिक थ्योरी या साइको एनालिटिक थ्योरी। सिगमंड फ्राइड ने ये साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी। ये मेनली अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर बेस्ड है ये थ्योरी, अचेतन मन के ऊपर बेस्ड है ये थ्योरी। इसके बाद है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है होल, एज अ होल, यानी कि कंप्लीट हम कह सकते हैं, पूरा। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी एक डिफरेंट स्कूल है। नेक्स्ट है बिहेवियर, व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। बिहेवियर से बिहेवियरिज्म बना हुआ है। व्यवहारवाद, व्यवहार से व्यवहारवाद वर्ड बना है। एंड नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म, मानवतावाद भी इसको कहा जाता है, ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट है द कॉग्निटिव रिवोल्यूशन, संज्ञानात्मक रिवोल्यूशन भी इसको कहा जाता है, यानी हायर मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड है कॉग्निटिव रिवोल्यूशन। तो ये सारे स्कूल्स हैं जो कि हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे स्कूल्स के बारे में। बट अभी हिस्ट्री की हम जो बात कर रहे थे, देखो ये सारे स्कूल्स जैसे जैसे आते गए स्कूल, सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म आया था अभी जैसा मैंने बताया। तो अगर हम साइकोलॉजी की डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी को मेनली 3 तरीके से इसकी स्टडीज को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, यानी कि मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में, ठीक है। दूसरा आता है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, यानी कि मनोविज्ञान मन के विज्ञान के रूप में। और तीसरा प्रेजेंट डे में अभी जो साइकोलॉजी चल रही है हमारी, उसको कहा जाता है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में। तो ये तीनों कैसे आए ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को, कि जब स्टार्टिंग में मैंने अभी बताया था कि फिलोसफी का ही एक पार्ट था साइकोलॉजी, तो उस टाइम पर जो फिलोसफर्स जो हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे किसी भी अलग अलग लोगों के व्यवहार के बारे में या उनकी रिस्पॉन्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में फिलोसफर्स जो पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे उन्हीं को माना जाता था। तो जब साइकोलॉजी एक अलग डिसिप्लिन नहीं था और जब साइंटिफिक स्टडीज नहीं इतना ज्यादा हो पाई थी, फाइंडिंग्स नहीं थी कि ब्रेन में डिफेक्ट होने की वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर होता है किसी भी पर्सन का, ठीक है। तो ये नहीं पता था लोगों को उस टाइम पर। किसी भी पर्सन को अगर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या उसका बिहेवियर एबनॉर्मल है, उसका व्यवहार असामान्य हो गया है किसी भी वजह से, ठीक है, तो लोग उसको ये मान लेते थे कि ये कोई ना कोई दैवीय शक्ति का प्रकोप है या डेमन्स ने कब्जा कर लिया है इनके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह की बातें वो मानते थे कि भूत प्रेत का साया है, ठीक है। तो इस तरह की बातें मानी जाती थी। तो उस समय पर लोगों को क्योंकि पता ही नहीं था कि वे मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं और उसकी वजह से लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो लोग इस तरह की चीजें समझते थे, इसीलिए इसको आत्मा के विज्ञान के रूप में माना जाता था उस समय पर। तो उस समय पर जो भी साइकेट्रिक पेशेंट होते थे उनको अलग अलग नाम दे दिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा विच हंटिंग, आपने अगर देखा होगा मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में तो काफी दिखाया गया है इन सब चीजों को। तो विच हंटिंग बोलते थे उसको, कि लेडी होती थी, उनको रियल में तो वो साइकेट्रिक पेशेंट होती थी कि उनका बिहेवियर अगर एबनॉर्मल बिहेव वो कर रही है तो उनको कोई ना कोई उनके ब्रेन में डिफेक्ट है जिसकी वजह से वैसा बिहेव कर रही है। लेकिन उस टाइम पर क्योंकि इतना ज्यादा साइकोलॉजी में अध्ययन नहीं हुए थे, इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी साइकोलॉजी, तो लोग उनको एकदम बाकी सोसाइटी से अलग रखते थे, इस तरह के लोगों को, ठीक है। उनको बोलते थे कि इनके ऊपर किसी मतलब बुरी शक्ति का प्रकोप है, साया है, इस तरह की चीजें बोली जाती थी, एकदम उनको सेपरेट करके रखा जाता था
और कुछ एक उनके ऊपर जो चर्च में या मतलब पादरी वगैरह जो होते हैं, वो लोग उनके ऊपर कुछ एक एक्ट्स करते थे, परफॉर्म करते थे, जिसमें से एक होता है एक्सोर्सिज्म बोला जाता है उसको। तो उसमें वो लोग क्या करते थे कि उस कोई भी जो व्यक्ति होता था उसके सिर में वो गरम रोड से या मतलब कोई भी लोहे की कोई चीज होती थी पहनी, उससे वो होल कर देते थे उसके सिर में, खोपड़ी में उसके, ठीक है। और उनका मानना ये होता था कि हम ऐसे करेंगे तो जो भी मतलब बुरी शक्ति है या बुरी आत्मा है, डेविल है, तो वो इसकी बॉडी से इस होल के थ्रू बाहर निकल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब टॉर्चर किया जाता था उस टाइम पर जो भी साइकेट्रिक पेशेंट होते थे उनको, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि एक्चुअल में है क्या, क्यों हो रही है ये चीजें। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साइकोलॉजी के फील्ड में रिसर्चेस हुए, धीरे धीरे पता ऑटोप्सी वगैरह होने लगी कि उनकी डेथ के बाद जब उनका पोस्टमार्टम किया गया और कंपैरिजन किया गया कि नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्रेन है, कोई भी नॉर्मल बिहेवियर वाले व्यक्ति के ब्रेन से कंपैरिजन करके जब उनके ब्रेन को देखा गया, तो ये पाया गया कि उनके कुछ एक ब्रेन के पार्ट्स में डिफेक्ट है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट था उनके ब्रेन के पार्ट में। तो इन चीजों की स्टडी से धीरे धीरे ये पता लगने लगा कि ये सब चीजें जो हैं वो एक मानसिक बीमारी है। जैसे हमारा शारीरिक बीमारियां होती हैं, फिजिकल इलनेस है, हमें फीवर है, या जैसे हार्ट में कोई डिजीज हो सकती है, हमारे लंग्स में हो सकती है, वैसे ही हमारे ब्रेन में भी जो है वो कोई ना कोई डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये पता लगने लगा। इसके बाद जैसे जैसे स्टडीज होती गई तो आत्मा के विज्ञान के से हटकर ये मन के विज्ञान के रूप में निकलकर सामने आया कि वहां साइकोलॉजी को कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के रूप में स्टडी किया जाने लगा। और इसके बाद धीरे धीरे स्टडीज होती गई जैसे जैसे, तो अभी प्रेजेंट डे में जो है वो साइकोलॉजी में मोस्टली जितने भी जो रिसर्चर हैं या आम लोगों को भी ये बात पता है कि अगर हमारे बिहेवियर में किसी तरह का चेंज आ रहा है या एबनॉर्मल बिहेवियर कोई भी व्यक्ति कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके ब्रेन में या तो कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई है, या किसी तरह का डिस्फंक्शन है, या कोई ना कोई डैमेज उसके ब्रेन में हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए प्रेजेंट डे में इसको एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में जाना जाता है, यानी व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो नेक्स्ट हम स्कूल्स हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में। थैंक यू।